आज देखिए, पहले हम आपको जो बताने वाले हैं एक रिक्शे वाले डॉन के बारे में। अब तक आपने संदेश खाली के शेख के किस्से तो खूब सुने होंगे, लेकिन आज संदेश खाली में एक नए डॉन अबू तालेब मोल्ला की क्राइम फाइल खुलेगी, जिसे सीबीआई बहुत शिद्दत से तलाश रही है। फिर आपके फेवरेट हिल स्टेशन नैनीताल पर आए सबसे बड़े अग्नि संकट की खबर, जहां अब जंगलों की आग रिहायशी इलाकों की ओर पहुंच रही है। उत्तराखंड के 11 जिलों के जंगल जल रहे हैं और अब आर्मी और वायुसेना को उतरना पड़ा है। सत्ता की इस कुंजी में बहुत आग है। आज कांग्रेस का अमेठी और रायबरेली वाला सस्पेंस क्लियर हो सकता है। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। वैसे सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन कोर्ट ने धनंजय सिंह की 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वैसे धनंजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी नेता पूनम महाजन का टिकट कट गया है। सोचिए किसको टिकट मिला होगा। बीजेपी ने उज्जवल निकम को टिकट दिया है। उज्जवल निकम नाम आप सभी ने सुना है। देश के कई चर्चित मामलों में वकील रह चुके हैं और मुंबई हमले में पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिलाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। बीजेपी गूगल और यूट्यूब पर विज्ञापन के लिए 100 करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी बन गई है। गूगल की विज्ञापन ट्रांसपेरेंसी पर रिपोर्ट के मुताबिक 6 वर्षों में बीजेपी ने 102 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं। इसके बाद कांग्रेस की ओर से 45 करोड़ 45 करोड़ के ऐड दिए गए हैं। और सत्ता में आज आपको जम्मू में बन रहा एक नया जोशीमठ भी दिखाने वाले हैं, जहां अचानक घरों में बड़ी बड़ी और गहरी दरारें आ गई हैं। 1 किलोमीटर तक जमीन धंस गई है, सड़कें टूट गई हैं। रामबन की एक एक तस्वीर बहुत डराने वाली है। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको संदेश खाली के नए डॉन से मिलवाते हैं। आपको सीबीआई, आपको एनआईए, आपको एनएसजी जैसे कोई युद्ध हो रहा है। जब एनएसजी आ रही हैं और यहाँ से एक्सप्लोसिव लेके जा रहे हैं, वो कौन से एक्सप्लोसिव्स है, क्यों यहाँ पे लाया गया था, इसके साथ कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ताल्लुकात है कि नहीं, इसके बारे में एनएसजी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बड़े पैमाने पर वहाँ हथियार मिले हैं, यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि आतंकवादियों को पालने का कार्य स्वयं बंगाल की पुलिस कर रही थी। अगले 10 मिनट आप बड़े ध्यान से स्क्रीन को देखिएगा, क्योंकि इस खबर में एनएसजी है, सीबीआई है, रोबोट है, ई रिक्शा है, एक लापता डॉन भी है, और वो भी ई रिक्शा वाला। सत्ता में सबसे पहले बात कर रहे हैं संदेश खाली की, जहां आज शाहजहां शेख से ज्यादा चर्चा दूसरे किरदार की हो रही है। इस किरदार को लेकर दावा है कि वो शेख का साथी था, शेख के गुनाहों में भागीदार था, वो शेख के आदेश का अक्षरशः यानी 100% पालन करता था। सबसे पहले इस शख्स से आपका परिचय करवाते हैं, उसके बाद इसकी कुंडली खोलेंगे। इसे आप संदेश खाली का ई रिक्शे वाला डॉन भी कह सकते हैं। सीबीआई को पिछले 24 घंटे से इसकी तलाश है। नाम है अबू तालेब मोल्ला। यह नाम आपने कल तक भी सुना होगा। यह वही शख्स है जिसके घर से हथियार मिले थे, जिसके घर बम, पिस्टल, कारतूस मिले थे। कहा जा रहा है कि यह शाहजहां शेख की बम और हथियार वाली तिजोरी का रखवाला था। इस कहानी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हथियार अबू तालेब के घर से सीबीआई को मिले हैं, वो पहले शाहजहां शेख के घर पर रखे थे। अब तक आप जब भी संदेश खाली का नाम सुनते थे, पहला नाम शाहजहां शेख का था, लेकिन आज
संदेशखाली में ई रिक्शा वाले डॉन का नाम ट्रेंड हो रहा है। मतलब आज संदेशखाली में दो चेहरे हैं। एक चेहरा शाहजहां शेख जो इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में है। पूछताछ के दौरान शेख की जानकारी के आधार पर ही सीबीआई ने अबू तालेब के घर पर छापेमारी की और हथियार डिपो को जब्त किया। अब आपको सीबीआई की छापेमारी और शेख के खिलाफ कसते कानूनी पेच पर दो नई खबरें बताते हैं। इसके बाद अबू तालेब के शेख कनेक्शन पर सीक्रेट जानकारी आपको देंगे। कल सीबीआई को हथियार मिले थे, हम सबने आपको दिखाए थे, जिसमें बम था, पिस्टल थी, कारतूस थे। इसकी कीमत 50 लाख रुपए थी। दूसरी खबर यह है कि यह हथियार डार्क वेब के जरिए खरीदे गए। सवाल है कि क्या चुनावों के दौरान इनका इस्तेमाल होना था? आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर अबू तालेब कौन है और शेख से इसका क्या कनेक्शन है। अबू तालेब टीएमसी नेता हफीजुल खान का रिश्तेदार है। हफीजुल खान संदेशखाली में टीएमसी से पंचायत सदस्य है। अबू तालेब शाहजहां शेख का ड्राइवर भी था। अबू तालेब के घर से हथियार शेख के थे। पहले हथियार शाहजहां शेख के घर पर छिपा कर रखे गए थे। ईडी के एक्शन के बाद हथियार अबू तालेब के घर पर शिफ्ट कर दिए गए। सीबीआई से पूछताछ में शेख ने अबू तालेब का नाम लिया था। शेख से पूछताछ के दौरान अबू तालेब के घर हथियार की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सीबीआई ने छापेमारी की। एनएसजी की टीम बुलाई गई और बम बारूद वाले सारे राज सामने आ गए। सिर्फ 120 सेकंड में अबू तालेब के घर से TV9 रिपोर्टर रविशंकर की यह रील देखिए। अब आप लोकसभा चुनाव के दूसरे दिन पश्चिम बंगाल ने वो तस्वीर देखा जिसके लिए पूरा पश्चिम बंगाल शायद रेडी नहीं था। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एनएसजी कमांडो को लाना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते एनएसजी कमांडो को आना पड़ा कुछ सामान बरामद करने के लिए? आप देख सकते हैं ये अबू तालेब का घर है, ये उनका मेन गेट है और यही घर पे आए थे कल एनएसजी कमांडो और सीबीआई ढूंढते हुए शेख शाहजहां के वो सारे आर्म्स एंड एमुनिशंस जो कि जिस दिन ईडी के ऊपर उनका अटैक हुआ था उस दिन उन्होंने छुपा दिया था। आप यहाँ पे देखिए, मैं अपना कैमरामैन को दिखाने के लिए कहूँगा, कल ही यहाँ पे सीमेंट किया गया एक जगह आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे फ्लोरिंग जो है उसके नीचे एक्सप्लोसिव छुपे हुए थे, आर्म्स एंड एमुनिशन छुपे हुए थे। उसका जो मलबा है, जो कचरा है, वो हम लोग का सामने है। आप यहाँ पे देखिए, मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा यहाँ पे दिखाने के लिए। देखिए ये जो सारे सामान है वो घर का नीचे से वहाँ से बरामद किए थे। ये कंक्रीट इतने मोटे थे, इसको तोड़ना पड़ा। घर का पीछे का हिस्सा है जहां कहा जा रहा है शेख शाहजहां आपके सारे सामान जो है यहाँ पे छुपा के रखे थे। लेकिन बात सिर्फ बंदूक को लेके नहीं है, क्योंकि ये बंदूक जो है ये तो इसके बारे में TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले बताया था कि ये बंदूक है। अब वो कहाँ है ये ढूंढने वाली बात थी, लेकिन है एक्सप्लोसिव्स को लेके। ये जो एक्सप्लोसिव्स है कहा जा रहा है डार्क वेब्स के माध्यम से इसको यहाँ पे रखा गया था, खरीदा गया था, रखा गया था। मकसद क्या था? क्योंकि लोकल चुनाव में या तो कोई हिंसा में तो यहाँ पे सुतली बम का इस्तेमाल होता है। जब एनएसजी आ रही हैं और यहाँ से एक्सप्लोसिव लेके जा रहे हैं, वो कौन से एक्सप्लोसिव्स है, क्यों यहाँ पे लाया गया था, इसके साथ कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ताल्लुकात है कि नहीं, इसके बारे में एनएसजी समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता ने एक बहुत बहुत बड़ा खुलासा किया अपनी रिपोर्ट में। वो खुलासा ये था कि किस तरीके से सीबीआई और एनएसजी वहां पर जाते हैं। कल घर को वो सील नहीं करते, रात में अबू तालेब के लोग घर जाते हैं और वो अपना ताला लगा के सील कर देते हैं। ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। रविशंकर ने इसका खुलासा किया तो हम सभी हैरान हो गए। वैसे अबू तालेब को लेकर ज्यादा जानकारी सीबीआई के पास भी नहीं है। बताया जा रहा है कि वो लो प्रोफाइल रहता था, ई रिक्शा चलाता था। सवाल है कि शेख के इशारे पर काम करने वाला अबू तालेब किन किन गुनाहों में शेख के साथ था। इसका जवाब तभी मिलेगा जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा, जब वो सीबीआई के जाल में आएगा। आज TV9 भारतवर्ष की टीम ने अबू तालेब के पिता नूर हसन शेख को ढूंढ निकाला और उससे बातचीत की।
नूर हसन से देसी बम, विदेशी हथियारों से लेकर शाहजहां शेख और अबू तालिब मोहल्ला के संबंधों तक सारे सवाल पूछे गए। आप इस एक्सक्लूसिव रिपोर्टर रील को गौर से देखिए। সিবিআইয়ের তরফে দাবি করা হচ্ছে যে হাফিজুল খান শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ এবং হাফিজুল খানের মাধ্যমে আবু তালেব তার বাড়িতে এই সমস্ত দেশি বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা তৈরির মশলা, কার্তুজ এগুলো রাখা হয়েছিল, একেবারে মেঝের মধ্যে খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। কি বলবেন বাবা হিসেবে? আমি কিছু জানি না এ সম্বন্ধে। আমি যে এখানে আছি, এখানে আমি একদম ওখানে সংবাদ কিছু বলতে পারবো না। আপনার ছেলে এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে? না না, আমার ছেলে এরকম থাকতে পারে না, যুক্ত করানো হয়েছে। আমার ছেলে এরকম কাজ করতে পারে না কোনোদিন। আর এই গ্রামে এখানে কেন, ওখানেও আপনি শুনতে পাবেন ছেলেটা নির্দোষী কি দোষী। আপনার ছেলে কি কাজ করে? আগে করতে এমব্রয়ডারি, এখন টোটো চালায়। আগে দিত মাঝে মাঝে করে জন কাটতো, ঘেরা ভেড়িতে দারোয়ানগিরি, বৃত্তি ঝাড়া এইসব করতো। তারপর अबू तालिब शेख शाहजहां की क्राइम सीरीज का सिर्फ एक किरदार है जो कई नए राज खोल सकता है, इसीलिए सीबीआई को उसकी तलाश है। आपको बता दें कि अब शाहजहां शेख के खिलाफ सलाखों का चक्रव्यूह और मजबूत होता जा रहा है। कैसे अलग अलग केस में अलग अलग केंद्रीय एजेंसियों ने शेख को अपने टारगेट पर ले लिया है, एक एक चीज जरा ध्यान से देखें। शुरुआत ईडी के एक्शन से हुई थी। ईडी ने राशन घोटाले में जांच शुरू की। इसी मामले में जांच के दौरान 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला किया गया था, जिसके बाद 29 फरवरी 2024 को शेख को गिरफ्तार किया गया। ईडी अब तक शेख की 12.78 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। एनआईए बंगाल के भूपति नगर में बम धमाके की जांच कर रही थी। यह मामले साल 2022 का था। साल 2024 में 5 अप्रैल को एनआईए की टीम जांच के लिए गई थी। इस दौरान एनआईए की टीम पर भी हमला किया गया था। अब तक टीएमसी के 8 नेताओं से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। इसमें शेख कनेक्शन भी सामने आया। अब बात करते हैं शेख पर सीबीआई वाले एक्शन की। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 मार्च 2024 को सीबीआई को शेख की कस्टडी मिली। सीबीआई ने कस्टडी के दौरान विशेष तौर पर संदेश खाली से आई शिकायतों पर फोकस किया। 50 से ज्यादा शिकायतें सीबीआई की मेल आईडी पर भी आ चुकी हैं। सीबीआई की पूछताछ में खुलासे के बाद अबू तालिब पर एक्शन लिया गया। सीबीआई के एक्शन के दौरान कल एनएसजी कमांडोज को भी बुलाया गया। इस दौरान पूरे देश ने देखा कैसे अबू तालिब के घर शेख की बम तिजोरी रखी हुई थी। संदेश खाली मामले में जांच एजेंसियों के एक्शन के साथ राजनीति भी हो रही है। टीएमसी और बीजेपी के नेता इस पर आमने सामने। एक तरफ बीजेपी के नेता टीएमसी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि बंगाल में चॉकलेट बम भी मिलता है तो बीजेपी ईडी, सीबीआई, एनआईए को भेज देती है। बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी है वर्ड वॉर, यानी शब्द युद्ध भी विस्फोटक है। क्यों आप इधर में एक चॉकलेट बोमा फटने से भी आपको सीबीआई, आपको एनआईए, आपको एनएसजी जैसे कोई युद्ध हो रहा है और वन साइडेड स्टेट पुलिस को बताया नहीं, किसी को पता नहीं है क्या क्या मिला, किधर से मिला। ये भी हो सकता है खुद उन्होंने गाड़ी से ले आया, लेके शो किया है, कोई एविडेंस नहीं हुआ है कि वो उधर में थे। बम धमाके, गोला बारूद, ये आम बात बन गई ममता बनर्जी जी की सरकार। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जहां अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को अगर पनाह कहीं मिलती है तो पश्चिम बंगाल में। आज एनएसजी को आके संदेश खाली का शेख शाहजहां का गुंडा लोगों का घर से आरडीएक्स, मॉडर्न राइफल, मॉडर्न पिस्तौल, आर्म्स, एम्युनिशन, इसको उद्धार करना पड़ा। ममता बनर्जी आपको पुलिस मंत्री है, आपका पुलिस क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? अभी जो चल रहा है संदेश खाली लेकर, वो बीजेपी का ये हाल है, बंगाल को डिफेम करके, बदनाम करके वो वोट हासिल करना चाहता है, बंगाल को इंसल्ट करके। ये संदेश खाली और पूरा बंगाल इसका जवाब देंगे।
जिस तरह से बड़े पैमाने पर वहां हथियार मिले हैं, उस हथियारों को देखते हुए यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि आतंकवादियों को पालने का कार्य स्वयं बंगाल की पुलिस कर रही थी। संदेश खाली ही नहीं बल्कि और भी कई मुद्दों पर आज ममता बनर्जी ने बीजेपी पर राजनीतिक हमले किए। हालांकि एक खबर यह भी है कि आज फिर से ममता बनर्जी घायल हो गई। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी। बताया जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर के भीतर ही गिर गई थी। वो टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गई थी। दुर्गापुर से आसनसोल जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। लेकिन अब सत्ता में आगे बढ़ते हैं और अब संदेश खाली से 1500 किलोमीटर दूर उस नैनीताल की बात करते हैं जहां आग ही आग है। आपको हम राजनीतिक आग भी बताने आने वाले भाग में। लेकिन अभी ये खबर देखिए। अब आप ये अगली खबर उन सभी न्यूज मित्रों के लिए है जो अगले कुछ दिनों में नैनीताल या फिर उत्तराखंड के किसी दूसरे हिल स्टेशन पर गर्मियों की छुट्टी के दौरान या गर्मियों में जाने का प्लान कर रहे हैं। वैसे नैनीताल एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसका नाम हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट की लिस्ट में जरूर शामिल होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस वक्त आपके पसंदीदा हिल स्टेशन पर एक बहुत बड़ा अग्नि संकट आ गया है। बाकायदा एयरफोर्स के MI-17 चॉपर लगाए गए हैं इस आग को बुझाने के लिए। चिंता की बात यह है कि हर दिन के साथ यह खतरा बढ़ता जा रहा है और अब नैनीताल के रिहायशी इलाकों तक ये आग पहुंचने लगी है। सिर्फ नैनीताल ही नहीं बल्कि इस वक्त उत्तराखंड के करीब 11 जिले इस अग्नि संकट का सामना कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमने आपके लिए आज सत्ता की वीडियो गाइड तैयार की है जिसमें बहुत आग है। सबसे पहले बात उस नैनीताल की जो पिछले करीब 90 घंटे से जल रहा है और जंगलों की आग तेजी से फैलती जा रही है। हालत यह है कि आग पर काबू पाने के लिए आर्मी की मदद ली जा रही है और वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 भी लगा दिए गए हैं। MI-17 एक पावर हाउस हेलीकॉप्टर है वो, और उसमें बम्बी बकेट लगाई गई है। यह है वो बम्बी बकेट जिससे पानी उठाकर डाला जा रहा है वहां। इस आग से कल रात नैनीताल के लोगों में दहशत तब और ज्यादा बढ़ गई जब जंगलों की आग नैनीताल के रिहायशी इलाकों हाईकोर्ट कॉलोनी तक जा पहुंची, बहुत नजदीक, राइट इन द सेंटर। वैसे राहत की बात यह है कि अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन असर पूरे नैनीताल तक दिख रहा है। आज कुछ घंटे के लिए नैनी झील में बोटिंग को रोकना पड़ा है। कल रात को नैनीताल के आसमान में धुआं अचानक से देखा गया। आज भी कई इलाकों में इसका असर महसूस किया जा रहा है। यानी आप भी अगले कुछ दिन में अगर नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हो सकता है आपको भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े। अब जंगल की आग को बुझाने के लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं जो भीमताल से पानी भरकर अपनी बम्बी बकेट्स में वहां पर छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन अभी भी आग पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाया। अब हम आपको बताते हैं उत्तराखंड पर आया यह अग्नि संकट कितना खतरनाक है। पहले मैं आपको एक डिटेल बताना चाह रहा हूं। देखिए 1 नवंबर से लेकर अभी तक नैनीताल के अंदर, बल्कि उत्तराखंड के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उत्तराखंड के अंदर करीब 575 फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जा चुके हैं और करीब 690 हेक्टेयर जमीन उससे प्रभावित हुई है। 1 नवंबर से बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अभी की अगर बात की जाए, जंगलों की आग की शुरुआत हो चुकी है तो वन विभाग की टीम, फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवानों के साथ स्थानीय प्रशासन ने आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला था। लेकिन आग हर दिन के साथ इतनी बड़ी होती गई कि आखिर में सेना की मदद लेने पर विचार करना पड़ा और फिर आग को बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। और इस वक्त पूरे उत्तराखंड में आग को बुझाने के लिए करीब
3700 कर्मचारियों को लगाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हर अपडेट ले रहे हैं। आज उन्होंने हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ पहले एक इमरजेंसी मीटिंग की और फिर नैनीताल में जंगलों का हवाई सर्वे भी किया। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ है वो देखते हैं। दरअसल कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के 2 हिस्से हैं। ये दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं, जंगलों से भरे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अब तक कुमाऊं रीजन में हुआ है, जहां नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत के जंगलों में भीषण आग है। गढ़वाल में भी टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के जंगल आग की गिरफ्त में। लेकिन अभी भी हालात कुमाऊं में ज्यादा खराब है। नैनीताल से लेकर उत्तराखंड के बाकी जिलों तक आग किस तरह अपना रौद्र रूप दिखा रही है और यह संकट कैसे बड़ा होता जा रहा है, इस पर भी एक रील आपको जरूर देखनी चाहिए। नैनीताल के जंगलों में इन दिनों काफी आग धधक रही है। लगातार आगजनी की जो घटनाएं नैनीताल के सभी जंगलों की तरफ हो रही है, उससे जो जंगल में रहने वाले वन्यजीव हैं या जो उसके आसपास क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ नैनीताल के भुजाघाट क्षेत्र में। जड़ों में जो आग है वो नीचे से लेकर ऊपर तक जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले घास हुआ करती थी, सब घास जल चुकी हैं और आग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। जो वन विभाग की जो टीम है वो लगातार जंगलों में आग को बुझाने की ओर काम कर रहा है। एयरफोर्स की भी मदद ली गई है। एयरफोर्स के जो चॉपर्स होते हैं MI-17, वह है नैनीताल के जो भीमताल जो झील है उसके पास से झील से एयरलिफ्ट कर रही है पानी को। उसके बाद जो नैनीताल के उच्च इलाके वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर एयरलिफ्ट करके पानी को गिराया जा रहा है। ये जो हेलीकॉप्टर अभी आई है, इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था वो यही था कि जो एयरफोर्स का स्टेशन है उसको सुरक्षित रखा जाए। उनके चारों तरफ जो आग पहुंच रही थी उन स्टेशन तक, उसको बुझाया। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। करीब 33 हेक्टेयर से ज्यादा का जो जंगल है वो आग से इस वक्त प्रभावित है। आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसा क्या है जो वहां के जंगल बार बार जलने लगते हैं, क्योंकि अब आग उत्तराखंड के लिए एक वार्षिक आपदा की तरह बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 नवंबर 2023 से अब तक उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की 575 घटनाएं और इसकी वजह से करीब 690 हेक्टेयर जंगल का क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो गया है और आग की वजह से 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन अब यह समझिए कि आखिर उत्तराखंड के जंगलों में यह आग हर वक्त लगती क्यों है। अब इसके फैक्ट्स देखिए। दरअसल उत्तराखंड के 16 से 17% जंगल जंगली इलाके में चीड़ के पेड़ की पत्तियों को आग के फैलने का मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि गर्मियों में चीड़ के पेड़ की पत्तियां बहुत तेजी से सूखती हैं और जंगल में आग सबसे पहले जमीन पर गिरे इन्हीं सूखे पत्तों में लगती है। वैसे कई बार कुछ लोग जानबूझकर भी इसमें आग लगा देते हैं, तो कई बार तेज हवा में पेड़ों के टकराने से भी आग लग सकती है, क्योंकि चीड़ के पेड़ों से रेजिन नाम का एक तरल पदार्थ निकलता है जो ज्वलनशील होता है और जब वो ज्वलनशील पदार्थ आग के संपर्क में आता है तो ये आग और ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि बारिश न होने की वजह से जंगलों में जमीन की नमी कम रहती है। इसीलिए जमीन में नमी ना होने से यह आग तेजी से बनती है और फिर इसका नतीजा क्या होता है यह आपके सामने है। आज आपको यह भी समझाने की जरूरत है कि जंगलों की आग कितने वर्षों की मेहनत और संपत्ति को एक झटके में खत्म कर देती है। चीड़ के एक पेड़ को पूरी तरह विकसित होने में कम से कम 25 से 30 वर्ष का समय लगता है और इन पेड़ों की संख्या ही उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, जो आय का एक बड़ा सोर्स है। यानी एक चिंगारी कितने वर्षों की मेहनत को कुछ मिनटों में राख में बदल सकती है। उत्तराखंड की आग उसका सबूत है। सोचिए, जिस जगह पर आप और आपका परिवार पीढ़ियों से रह रहा हो, वर्षों से आपका घर हो, वो जगह, वो इलाका अचानक धंसने लगे, घर की दीवारें धंस जाएं, सड़कों पर चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाएं, आपका वहां रहना नामुमकिन हो जाए, तो आप पर क्या बीतेगी।
सोचिए, जंगल की आग से हम धंसते हुए घर हैं उनको आपको दिखाने। जम्मू कश्मीर के रामबन में करीब 1 किलोमीटर के इलाके में ऐसा हुआ है, ना भूकंप आया, ना बाढ़ आई, और 1 किलोमीटर का इलाका हर दिन इंच दर इंच धंसता जा रहा है। और ऐसा सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, बल्कि राजस्थान के बीकानेर में भी ऐसी ही मिलती जुलती घटना हुई है। यहां बीच सड़क पर 70 फीट गहरा गड्ढा हो गया। यह देखकर आम लोगों के साथ साथ प्रशासन हैरान है। सत्ता में आज हमने इन दोनों घटनाओं पर सत्ता की खास कुंजी तैयार की है, जिसे आप यह समझ पाएंगे कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और इससे वहां रहने वालों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। एक एक कर दोनों खबरें देखेंगे। पहले बात करते हैं धंसते रामबन की। जम्मू से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला है रामबन। इसी रामबन के परनौत गांव में कल अचानक लैंडस्लाइड हुई और इसमें लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में जमीन धंस गई और इस वजह से नुकसान की मात्रा भी लगातार बढ़ गई। यहां सड़क, घर और बिजली के खंभों और तारों को काफी नुकसान पहुंचा है। जमीन धंसने और दरारों के कारण करीब 50 घरों को नुकसान पहुंचा। दीवारें धंस गई, दरारें भी आ गई। जिन घरों में नुकसान हुआ उनको खाली कराया गया। 4 बिजली के टावर गिर गए, इसीलिए इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। रामबन का गुल रोड बंद कर दिया गया है। सड़क बंद होने के कारण 60,000 से ज्यादा लोगों का मुख्य शहर से संपर्क टूट गया है। इस घटना के बाद प्रभावित लोगों को पंचायत भवन में आश्रय दिया गया है। वहीं उनके खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम किया गया है। इस तरह की और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलर्ट है। रामबन की घटना पर हमने एक रील तैयार की है, उसे देखिए, फिर आपको बताते हैं कि उस इलाके में ऐसी घटनाओं का इतिहास क्या है। जिस तरीके से यहाँ पर पूरी जो रोड है, ये रामबन से गूल की तरफ ये रोड जाती है और यहाँ पर आप देखिए कि रोड किस तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तकरीबन 30 से ज्यादा घर इस इलाके में जमींदोज हुए हैं। कई घरों में दरारें पड़ी हैं और कई घर किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये तस्वीरें आप परनोट की देख रहे हैं। ये देखिए, एक घर जो है वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी घर में किस तरीके से बड़ी बड़ी क्रैक जो है वो आप साफ तौर पे TV9 भारतवर्ष के इस कैमरे पे देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर एक घर है, उसके अंदर किस तरीके से क्रैक्स आए हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए कि ये कितनी ज़्यादा डरावनी तस्वीर है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कि जो कई कनाल ज़मीन है वो धंस चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सड़क का आप हाल देखिए कि किस तरीके से तबाही का ये मंजर है। 4 ऐसे बड़े टावर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। हमारी ये मकान हमारा ये पे बचा, अभी थोड़ा मकान बचा है तो ज़मीन हमारी सारी चला गई। ये कणक लगाई थी अपने लिए, कहीं गुजारा हो जाता था, मगर वो सारी निकल गई है। अब कुछ बचा नहीं है हमारे। मैं ये कहूँगा कि ये ज़िला रामबन के लिए एक कहर सा टूट पड़ा है। जहाँ परनौत के गांव की हम दुहाई दें, साथ में हमारा ये जो है डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स जहाँ डीसी साहब बैठते हैं, उसके साथ में 15 घर इसी तरह से जो क्रैक हो चुके हैं। हमें डर सता रहा है कि कहीं ये जो है ये डिजास्टर जो है ये कहीं ऊपर लास्ट गांव तक ना चला जाए, इसलिए इसको जल्द से जल्द इसका कोई मायना किया जाए। घरों में आई दरार के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे पॉलिटिशियन की जिसकी करियर में दरार आ गई। राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें आज उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र काफी ट्रेंडिंग रहा है। ये लोकसभा क्षेत्र है पूर्वांचल का जौनपुर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले से जौनपुर में कई समीकरण बदलने के आसार हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली नेता और जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को राहत देते हुए जमानत तो दे दी,
लेकिन उनकी 7 साल की सजा पर रोक नहीं लगाई है। अदालत का फैसला तब आया जब धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल ले जाया जा रहा था। धनंजय जेल से रिहा हो सकते हैं, पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी जौनपुर से बीएसपी उम्मीदवार हैं। अब जब धनंजय सिंह जेल से बाहर होंगे तो इसका चुनाव पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वो जौनपुर जेल में बंद थे। उन पर आरोप लग रहा था कि वो जेल के अंदर से ही अपनी पत्नी और बीएसपी उम्मीदवार श्रीकला सिंह रेड्डी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। इन आरोपों के बीच उन्हें आज जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था, जहां रास्ते में ही यह खबर आई कि उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी 7 साल की सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। इस फैसले के बाद धनंजय सिंह की पत्नी खुश हैं, इसे अपनी आंशिक जीत बता रही हैं। हालांकि वो विरोधियों पर भी हमलावर हैं, लेकिन उनकी बातों में सहानुभूति हासिल करने वाले तत्व की मात्रा काफी ज्यादा है। जबकि धनंजय सिंह के वकील हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दे रहे हैं। धनंजय सिंह की पत्नी और वकील ने क्या कहा, उस पर एक छोटी सी रील देखिए, फिर आपको धनंजय सिंह के राजनीतिक करियर पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाएं। हम बहुत खुश हैं और हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हमारा पूरा विश्वास था जुडिशरी के ऊपर। आई बिलीव इन जुडिशरी एंड थैंक यू for the to give us fair justice. बीजेपी कैंडिडेट इधर आए हैं, तब से कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी चलते रहे एंड अभी इस जेल का चेंजिंग भी है। आई एम श्योर वही लोग इसके लिए वो लोग है शायद। कोर्ट ने जो हमको सज़ा नीचे लोअर कोर्ट से ट्रायल कोर्ट से सुनाई गई थी उसको स्थगित कर दिया है और हमको बेल ग्रांट कर दी है। फिलहाल जो कन्विक्शन की सस्पेंड करने की हमारी मांग थी वो अभी सस्पेंड नहीं किया गया है। अब डिटेल ऑर्डर जब साइट पे लोड होगा उसको हम लोग देखेंगे, तभी पता चलेगा कि किस कारण से कन्विक्शन इस पर सस्पेंड नहीं हुआ। धनंजय सिंह काफी कम उम्र से चुनाव में एक्टिव हैं। वो 27 साल की उम्र में जौनपुर की राड़ी विधानसभा सीट से पहला चुनाव जीते थे।